अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, काइंडली गिव मी योर फीडबैक। आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज मेंशन योर फीडबैक। राइट टेक्सटिंग नाउ इन योर फ्रंट ग्रुप। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है एट पेज नंबर 67 ऑफ आरटीए। सो एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट नंबर ए है हमारे पास। पहला एमसीक्यू है जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। Secondly, how much acceleration is produced by the force of 100 Newton? आपके पास फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन है और आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है? 50 kg। सो फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है F इक्वल्स टू F/m। तो 100 को जब आपने 50 पर डिवाइड किया तो आपके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी निकली? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। और इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास? डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तीसरा, द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम P is equals to mv. The product of mass and velocity is known as momentum. So A option is your right answer. चौथा जी, that's the unit of force. Force का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। So A option is your right answer again. पांचवा, the formula of centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F is equals to mv square over r। तो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। जब आप फ्रिक्शन की वैल्यू को इंतहाई हद तक मैक्सिमम कर देते हैं, दिस वैल्यू इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सी ऑप्शन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड ग्लास, ये साइड टेबल में देखकर कंफर्म कीजिएगा ये कितनी है और काइंडली फीडबैक में मेंशन करें क्योंकि बुक इसकी अवेलेबल नहीं है। 0.8 है या 1 है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड ग्लास, सेवन का 0.9 है। ठीक है, प्लीज वेट अ मोमेंट।
A option is your right answer. Eight है जी. When horse pulls a cart, the action is on. देखिए जब हॉर्स ने कार्ट को खींचना है तो वो दोनों चीजों पर एक्शन लगा रहा है. किस किस चीज पर? कार्ट पर भी और अर्थ पर भी. सो आपका डी ऑप्शन जिसमें बोथ ए एंड बी है, दैट इज योर राइट ऑप्शन. नाइन, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर ओवर r. तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो रेडियस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है. सो नाइन्थ का सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. 10वां जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम का जो यूनिट होता है आपके पास वो कितना होता है? न्यूटन सेकंड. सो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आयरन एंड आयरन. ये भी अगेन टेबल में मेंशन है स्पेसिफिकली. और आयरन और आयरन की वैल्यू हमारे पास 1.0 है. सो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. Twelve, the formula of rate of change of momentum is equals to force. फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Pf minus Pi over T is equals to F. So A option is your right answer. 13, the value of acceleration produced by the force है आपके पास 20 न्यूटन और मास है 8. प्लीज इसको डिवाइड करें 20 को 8 पर मुझे मेंशन कीजिए बल्कि मैं. सो 2.5 इज योर राइट आंसर. ठीक है, आपके पास बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगना है. बस यहाँ पर इस दौरान फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 है और मास की वैल्यू कितनी है? 8. तो 20 को 8 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ए ऑप्शन. 14, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया. ये एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर. मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया. सो B option is your right answer. 15, a mass of 6 kilogram is moving with the acceleration of mass 2 meter per second square. Force acting on it. इस दफा आपके पास क्या क्या चीजें गिवन हैं? आपके पास जो है मास गिवन है. मास कितना है आपके पास? 6 kg है और एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है. वो कितना है आपके पास? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो दोनों रकमों को आप क्या कर देंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. आपके पास 12 न्यूटन आंसर आ गया. ये ऑप्शन इज योर राइट आंसर. Action and reaction. Action and reaction always act on. याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन होते हैं कभी भी एक ही बॉडी पर नहीं हो सकते. ये हमेशा जो है दो डिफरेंट बॉडीज पर जो है वो एक्ट करते हैं. ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हम जमीन पर चल रहे हैं
हम एक्शन के दौरान जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, दैट इज आवर एक्शन। हमने एक्शन किस पर लगाया है? जमीन पर, अर्थ पर। तो रिएक्शन के नतीजे में अर्थ जो होती है हमें आगे की तरफ धकेलती है। सो हमारे ऊपर रिएक्शन लगाया है अर्थ ने, यानी कि रिएक्शन ह्यूमन बॉडी पर हुआ और एक्शन जो है वो अर्थ पर हुआ। तो याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन अगर आप सेम बॉडी पर एग्जिस्ट करेंगे, लगाएंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो बॉडी मूव नहीं कर पाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। 17 द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी जो है वो बन रही है। कैसे? देखें, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे और उसका मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। या कंजर्व्ड एक लफ्ज होता है, वो भी बोलते हैं। कंजर्व्ड का मतलब होता है एक जैसा रहना। स्ट्राइक करने से पहले मोमेंटम जितना हो, स्ट्राइक करने के बाद मोमेंटम उतना ही रहे, तो उसको बोलते हैं कंजर्व्ड या कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली ऑप्शन है 0, जो कि गलत है। मैक्सिमम, ये जी मैक्सिमम, ये भी गलत है। सी जो है वो मिनिमम लिखा हुआ है, वो भी गलत है। तो इसका मतलब नॉट एट ऑल, इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो डी ऑप्शन ही इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है, जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसके मुताबिक डी आंसर जो है वो आपका ठीक है। वैसे जो बुक की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो आंसर होना चाहिए वो क्या है? कंजर्व या कांस्टेंट। ठीक है। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नाउन एज, देखिए न्यूटन का जो पहला कानून है उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी का तो है, दोनों कल की में घर जाके सन कर, हाँ घर जाके लेकिन कर दीजिएगा उस दिन भी मैंने कर दी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसीलिए ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। देयर आर डैश लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के कितने कानून है मोशन के लिए? 3 है। ठीक है। सो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। So that is your feedback regarding the MCQs of chapter number 13, assignment number A. So if you have any questions then please ask. Otherwise हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको किसी MCQ की समझ नहीं आई यहाँ तक तो बता दें काइंडली। Yes students, kindly give me your feedback. Okay, thank you। मैं वेट अ मोमेंट, मैं इसकी पिक्चर ले लूँ फिर आगे शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी ब्लर ब्लर है या ठीक है? ये साथ सेक्शन वाइज सेंड कर लेंगे। पहले मैं अटेम्प्ट के ग्रुप में किया था। फिफ्टीन का नहीं बेटा, डी नहीं है, 15 का ए है।
क्योंकि आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स का फार्मूला होता है F = ma, तो दोनों टर्मों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 12 आंसर है ए है, 15 का ए ऑप्शन ठीक है। R7000 आपको समझ आ गई है? ठीक है। अब ये एक बच्चे ने पूछा 9 का और एक ने पूछा 10 का। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। AC = v²/r वाले फार्मूला से हमने देखा कि एक्सेलरेशन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 9 का सी ऑप्शन है। आपको समझ आ गई है? ये CMA 212 जो आइडिया आपको बेटा समझ में आ गई है 9 का? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, थैंक यू। और 10वें का एक बच्चे ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है बेटा। सी ऑप्शन ही 10th का भी जो है वो राइट आंसर है मोइस। ठीक है, चलिए आगे। जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इनर्शिया, गिव एग्जांपल। सो देखिए, इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से आप उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश जब भी करते हैं तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, गिलास अगर टेबल पर पड़ा होगा तो किस हालत में है? वो रेस्ट पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जब आता है तो हम उसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, मैं लिमिटिंग फोर्स भी बता दूंगा। ठीक है, अभी ये प्लीज तरतीब वाइज सुनते जाएं ताकि समझ भी आ जाए चीज की। अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर ग्लास किसी टेबल पर पड़ा हुआ है तो ग्लास कौन सी स्टेट में? रेस्ट में। जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स किस लिए लगाएंगे? ताकि वो किस में आए? मोशन में। तो उस दौरान वो ग्लास का जो वेट होता है वो क्या कर रहा होता है? रेजिस्ट कर रहा होता है कि उसकी स्टेट चेंज ना की जाए। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, जब आप कोई फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट की जो कंटिन्यूअस स्टेट होगी उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेजिस्ट करता है, मज़ाहमत करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसा कि हम आप लोगों को कहते रहते हैं बेटा पढ़ लो, पेपर आने वाले हैं। आप कहते हैं ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ते नहीं है। ठीक है ना? तो आप इनर्शिया की वजह से क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। सो दैट इज द इनर्शिया कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चीज रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है, अपनी आप की स्टेट को चेंज करने नहीं देती है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। एग्जांपल अभी मैंने बताई है कि किसी टेबल पर अगर हमने ग्लास रखा हुआ है तो ग्लास कौन सी हालत में होगा? रेस्ट की हालत में। आप फोर्स लगा के उसको मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो वो बासानी उठाया नहीं जाता, उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। तो वेट हकीकत में रेजिस्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगानी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्शन एंड रिएक्शन। वो फोर्स या वो एनर्जी जो आप किसी एक बॉडी पर लगाते हैं उसको आप बोलते हैं एक्शन, और उसके नतीजा में दूसरा बॉडी जो आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होता है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। अगर मिसाल के तौर पर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास या दो चार्जेस हैं, चलिए एग्जांपल आपको देता हूं। दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम। दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, अट्रैक्ट करना है। अब जिस ताकत से चार्ज ए चार्ज बी को अपनी तरफ खींचेगा उसको बोलते हैं एक्शन, और रिस्पांस के नतीजा में बी भी ए वाले को अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ना करती हो
उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स को भी जो है वो निग्लेक्ट कर दें, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये देखिएगा, दो चीजों की जो रेशियो होती है, ये किस चीज का बेटा, ये रिदा शहजाद किस चीज का इंग्लिश में बताना है, कौन से क्वेश्चन को पूछा? ये एक्शन और रिएक्शन का बताऊं या the system on which no external force applied or we neglect the force of resistance is known as a isolated system। ठीक है, अब आगे है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसका फॉर्मूला भी लिखना था। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को जब देखेंगे आपको खुद ही इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ये आपके पास है एफएस, जिसको आप बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये आर है जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। सो इसकी डेफिनेशन अब क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस इज नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं इन लफ्जों को लिख भी देता हूं, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये आपके पास है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। तो जब आप दो चीजों की रेशियो ले लें, या अगर मैथमेटिकली बताऊं तो दो चीजों को डिवाइड कर दें, कौन कौन सी चीज को, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस को, दोनों की जब आप रेशियो लेते हैं, दोनों को या जब डिवाइड करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस इज नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपने इंग्लिश में लिखना है और नीचे ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये सवाल हमने काफी मर्तबा किया हुआ है। वेट क्या है, इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कि जमीन अपनी कशिश शकल की वजह से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है डाउनवर्ड, तो उस फोर्स को हकीकत में हम क्या बोलते हैं, वेट। और मास क्या है, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी जिस्म के अंदर जो उसकी कुल मिकदार होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मास। मिसाल के तौर पर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसको कहते हैं 5 kg जो है हमें आटा दे दें या चावल दे दें, ये उसकी क्वांटिटी हम बता रहे हैं, और ये उसका मास नहीं हम बता, सॉरी ये उसका वेट नहीं बता रहे, हम उसका क्या बता रहे हैं, मास। कि ये जो हमने आटा खरीदना है या जो चावल लेने हैं वो कितने हैं क्वांटिटी में, 5 kg, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मास। तो मास की डेफिनेशन क्या हुई, द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नाउन एज मास and the force acted on the object by the earth is known as weight। तो mass बेटा एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसको क्या करना है, R6044। रिपीट करवा बेटा, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस इज नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एकेडमी कब ओपन होगी ये मुझे पता नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट के ऑर्डर जब तक नहीं आते हैं तब तक हम कोई भी जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं दे सकते। ओके बेटा,
जी आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट एक्चुअली क्या होता है, न्यूटन होता है। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब आप किसी 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा करते हैं तो उस दौरान उसकी जो फोर्स की मिकदार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। ये बुक में ब्लॉक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि हर एक्शन का एक क्या होता है, रिएक्शन। सो एक्शन और रिएक्शन जो है हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, ऑपोजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, शायद ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। राइट 2 मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के 2 तरीके कौन कौन से हैं। आप किसी भी जगह कोई फ्लैट सरफेस जब इस्तेमाल करते हैं रफ सरफेस की बजाय, यूज फ्लैट सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मिसाल के तौर पर वॉशरूम्स में अगर टाइल लगी हुई है और वॉशरूम गीला भी है तो उस दौरान अगर आप फ्लैट सरफेस वाली यानी कि सीधी जूती पहन के जाते हैं तो स्लिप हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई जूता ऐसा है जिसका सोल नीचे से रफ है, जिसमें कोई कटिंग वगैरह की डिजाइन है, या वो रफ है बिल्कुल, नीचे से उसका सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं है, तो उस दौरान आपकी जो स्लिपरी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब अगर किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो के सरफेस के लिहाज से फ्लैट होगा तो फ्रिक्शन को क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है। यही वजह है कि आपके जितने भी ऑटोमोबाइल हैं, मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल के जो टायर्स होते हैं, टायर्स के ऊपर इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उनकी सरफेस जो हो जाए वो रफ सरफेस हो, फ्लैट ना हो। अगर ये फ्लैट हो जाए तो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जब भी आप ब्रेक लगाएंगे बाइक स्लिप हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इसको थ्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और एक मेथड, दूसरा मेथड, आप ऑयल या लुब्रिकेंट से इस्तेमाल करें। ऑयल, ग्रीस और लुब्रिकेंट्स, तो भी जो है वो फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब कैसे, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी बड़ी मशीनें वगैरह जब वो चलती हैं तो उनके जब 2 पार्ट्स आपस में टकराते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज पैदा कर रहे होते हैं। अगर हम अक्सर सिलाई मशीन की एग्जांपल ले लें तो वो बहुत ज्यादा आवाज करने लग जाती है, तो जब आप उसको तेल वगैरह देते हैं या कोई भी ऑयली लुब्रिकेंट्स देते हैं तो उसकी वजह से आवाज कम हो जाती है। तो इसका मतलब ऑयली थिंग्स और लुब्रिकेंट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो ये 2 तरीके कार है जिसके वजह से आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, वो अपनी उसी स्टेट में रहेगा अनटिल एंड दैट उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। मिसाल के तौर लुब्रिकेंट्स, बेटा कोई भी थिकी सरफेस वाली जो होती है, लिक्विड्स होती है, उसको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ ऑयली लिक्विड्स इज नोन एज लुब्रिकेंट्स। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर था। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल दे रहे थे कि अगर कोई बुक है वो किसी चेयर पर पड़ी हुई है तो वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। जैसे उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये 10वां सवाल जो है वो बड़ा अहम है। व्हाई डज अ पैसेंजर मूव्स आउटवर्ड्स व्हेन अ बस टेक अ टर्न। अच्छा जी, अब यूजुअली जब भी लोग खड़े होकर सफर कर रहे होते हैं पैसेंजर्स, तो वो एक हाथ में गाड़ी की किसी भी स्पॉट को पकड़ते हैं और सीधा खड़े रहते हैं, लेकिन इनर्शिया की वजह से उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहती है। अब जैसे ही गाड़ी ने टर्न लिया तो वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे ना, तो इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से वो रेजिस्ट करते हैं। जब भी यानी कि ब्रेक लगेगी या टर्न लेंगे तो उनको ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप अपनी वो पोजीशन को चेंज करें, क्योंकि वो सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं।
इनर्शिया उनको सीधी लाइन में एकदम मूव नहीं करने देता, यही वजह है कि वो उनको खतरा होता है कि वो कहीं मूव जो है वो आउटवर्ड जो है डायरेक्शन में कर दें, कहीं बाहर गिर जाएं, तो ये है उनके लिए खतरा। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ड्यू टू मोशन ऑफ स्ट्रेट पाथ इनर्शिया resist the body and passenger move outward while the turn taking from bus। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा होता है स्ट्रेट पाथ में, तो जब कोई गाड़ी वाला टर्न लेता है तो स्ट्रेट पाथ में मूव करने की वजह से आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से रेजिस्ट करती है, और यही खतरा है कि आप जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएं। अच्छा जी, एक बच्चे ने पहले भी सवाल किया था व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मिसाल के तौर पर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, ये एक एग्जांपल सुनिएगा, एक बैट्समैन है, उसने किसी बॉल को शॉट लगाया, अब चूंकि जमीन पर पहले ग्रास कम था, आस्ता आस्ता जमीन पर ग्रास बढ़ रहा है, तो बॉल की अगर स्पीड ज्यादा थी, जहां पर कम ग्रास होगा वो बॉल तेज स्पीड से जो है वो रिवॉल्व करता हुआ आगे गुजर जाएगा, लेकिन जहां पर ग्रास ज्यादा होगी वहां पर उसकी जो है फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाएगी और वो बॉल आहिस्ता 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 क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसके बाद मजीद फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई नहीं हो सकेगी, जहां पर वो गेंद मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा, तो उस हद को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताई कि मिसाल के तौर पर अगर आप लोग स्नोकर्स वगैरह खेलते हैं तो व्हाइट बॉल को शॉट लगाई जाती है, अब वो व्हाइट बॉल जो है वो ग्रीन कलर के कारपेट पर रब करता हुआ फ्रिक्शन की फोर्स को बेयर करता हुआ जो है मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करता है, लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स उसको रोक रही होती है, अनटिल अन दैट कुछ देर के बाद वो रुक जाती है, ठीक है ना। जहां पर वो रुक जाएगी इस दौरान इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन ने अपना काम दिखा दिया और उस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। आप उससे ज्यादा मजीद उस ऑब्जेक्ट पर कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं लगा सकते, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। आप नहीं खेलते, चले मेहरबानी है आपकी बहुत ज्यादा। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये एक सवाल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें कांटेक्ट एरिया जो होता है वो क्या होता है, कम, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक सरफेस का दूसरे सरफेस से कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है ड्रैग करने वाला, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। तो हमारे पास जो है यहाँ तक की शॉर्ट क्वेश्चन की फीडबैक थी, तो थैंक यू सो मच। टाइम भी खत्म हो गया है, सो इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।